इतनी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, तो अब ये ज़रूरी हो चुका है फॉर नेशनल सिक्योरिटी कि कौम का जो मिजाज है और जो फ्लोर ऑफ द हाउस जो बातें हुई हैं, इसके लिए एक इम्पार्शल इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस ना करने के लिए आई वांट योर रिजिग्नेशन। कोई भी एम्बेसडर इतना उसके कॉन्टेक्ट ज़रूर हो सकते हैं कि वो किसी लेटर को पहुंचाने के लिए उसको किसी थर्ड बंदे की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये मेंट होता कि हमें कोई मैसेज देना होता तो हमारे भी इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हम भी दे सकते थे। अगर हमें कभी ख़तरा हुआ तो आई अश्योर द हाउस वी विल लुक टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान and not towards the army. We both are on the same page. खा वो मिलिट्री ISI हो या आर्मी हो या सिविलियन गवर्नमेंट हो, we are all on the same page. ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये चीज़ साबित होनी चाहिए कि ये साजिश के पीछे कौन है। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हुकूमत को किसी स्कैंडल से कोई ख़तरा नहीं है, ये स्पेकुलेशंस हैं और उनको इस पे भी शर्मिंदगी होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट में चला गया हूँ और सुप्रीम कोर्ट में मैं गया हूँ पाकिस्तान की खातिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, कौमी असेंबली में जो बातचीत हो रही है वज़ीर आज़म की और साथ साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन की, वो आपने देखी है। अलबत्ता लीडर ऑफ द अपोजिशन का वाज़े तौर पर यह कहना है कि अगर दाल में कुछ काला ना होता तो हुसैन हक्कानी बतौर सफ़ीर उनसे इस्तीफ़ा ना लिया जाता। अब ये मामला इतना संगीन हो चुका है कि वज़ीर आज़म ने खुद भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि हर किस्म की स्पेकुलेशन या इस से जुड़ी हुई जो भी बातचीत होगी कौमी सलामती के मामले पर, उसको अवाम के सामने लाया जाएगा और फौरी तौर पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाएगी। और इसीलिए उन्होंने सफ़ीर से इस्तीफ़ा भी लिया ताकि इंक्वायरी की राह में कोई रुकावट ना बन सके। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर सियासत ना की जाए। ये वो पहले भी कह चुके हैं और इसी तरह की उन्होंने कुछ बातें आज भी की हैं। लेकिन जलसों से आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में रोशनियां हैं और माहौल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि इंतखाबात करीब आने वाले हों, और यही कुछ खबरें इस्लामाबाद की फिजाओं में भी हैं। आज हमारे तीनों गेस्ट क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या ये हुकूमत सेनेट के इंतखाबात तक ये प्रेशर सह सकेगी, या उसके बाद मुहर्रम के जो अशरा है ख़त्म हो जाने के बाद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने डिसाइड किया है, जिसका वो पहले से अनाउंस कर चुके हैं, यानी कि इन मास रेजिग्नेशंस जो वो कर सकते हैं और रोड्स पर आना, लॉन्ग मार्च करना और लोगों को मोबिलाइज करना, ये सारे रास्ते खुले हुए हैं। क्या ये नए इंतखाबात की तरफ हमें लेके जाएंगे, और अगर हाँ तो फिर जीत किसकी होगी? इमरान खान ने भी ये कहा है कि चौधरी निसार साहब को बताता हूं कि एक बॉल से 2 विकेटें कैसे गिरती हैं। छोटा सा वक्फा और उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे आयतुल्लाह दुरानी साहब, इकबाल जफर झगड़ा साहब और सेनेटर हारून अख्तर साहब। इसी तरह नाजरीन, सरगर्मियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब जो लंदन में हैं और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे आज बरतानिया के वजीर आजम से मुलाकात के लिए वहां जा रहे हैं, पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। उनसे भी कुछ बातचीत हो जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब की हरकत ना हो सियासत में तो सियासत भी बेरंग ही रहती है। डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त लंदन से, उनसे बात करते हैं। जुल्फिकार मिर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी डेयरिंग एंड बोल्ड बहन। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का बहुत करम है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो वजीर आजम से आज आप मुलाकात करने जा रहे हैं, ये कब तक हो पाएगी और क्या आप वहां पहुंचने वाले हैं, हो रही है, क्या हो रहा है इस वक्त, क्या इसकी आपके पास लेटेस्ट न्यूज है? जी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मैं और लॉर्ड नजीर साहब हम गए थे। हमारा 1 बजे यहाँ का जो टाइम था, 1 बजे हमारा टाइम था। हमने रिटन फॉर्म में उन्हें अपनी जो भी हमने कहना था वो हमने एक लेटर फॉर्म में उन्हें हैंड ओवर किया है।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज जो यहाँ पर जो सियासत इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है और जिस तरह का माहौल बन रहा है, ये भी कहा गया है कि जो स्पीकर साहिबा हैं वो भी अब रवाना हो चुकी हैं, पहुंचने वाली होंगी या पहुंच गई होंगी, उनको कोई खास मैसेज आपके हवाले से दिया गया है सदर मुमलिकत का? शायद ऐसी कोई बात है कि वो आपसे मिलने आ रही हैं और आप अपना विजिट भी एक्सटेंड करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सियासत के बादल कुछ और ही कह रहे हैं मेमो गेट स्कैंडल के बाद? देखिए, यहाँ पे क्या सियासत हो रही है उससे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे झूठ और फरेब की सियासत में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अगर पाकिस्तान है तो ये सियासतें भी चलेंगी, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, प्रेसिडेंट भी होंगे और स्पीकर भी होंगी और चेयरमैन सेनेट भी होंगे। अगर पाकिस्तान ही खुदा न खास्ता न रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। मैं पाकिस्तान को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बच जाए ताकि हमारे सियासत के शौकीन हुक्मरान अपनी सियासत जारी रख सकें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक और निजी चैनल पे ये कहते हुए सुना कि आप समझते हैं कि ये हुकूमत जो है अब जल्दी इंतखाबात की तरफ जाए, क्योंकि आप जिस पार्टी पर मुल्क तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं वो तो खैर एक तरफ जो आप अपना कर रहे हैं सब कुछ मामला, लेकिन यहाँ मुल्क गद्दारी का इल्जाम आपकी पार्टी पर लग चुका है और एक सफीर कुर्बान हो चुका है। देखें, ये इस पार्टी पे गद्दारी के इल्जाम जब तक लगते रहेंगे और लोग जो है वो अपने माइंड क्लियर नहीं करेंगे, जब तक ये पार्टी अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए न करे। अथॉरिटीज हम इस्तेमाल अपने जात के लिए तो करते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं करते। मुझे ये बताए हुए इतने साल हो गए हैं और तरह तरह की टाल मटोल करके ये पाकिस्तान की बात टाल दी जाती थी। अब जब इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, मैं लंदन आया हूँ, यहाँ तकलीफ शुरू हो गई है और परेशानी शुरू हो गई है। मेरे लंदन आने से मैं निहत्ता अकेला लंदन आया हूँ और तरह तरह के प्रेशर्स डाले जा रहे हैं कि किसी तरह भी मैं ये कैंपेन खत्म कर दूं। तो मैं ये पूछना गवर्नमेंट से चाहता हूँ, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान टूटने से बड़ी कोई ट्रेजेडी हो सकती है हम लोगों की जिंदगी में? क्या हम ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं? क्या चीफ जस्टिस ये कबूल करेंगे कि वो सिर्फ फैसलाबाद के चीफ जस्टिस हों पाकिस्तान जब टूट जाए खुदा न खास्ता? तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिसने हमें इज्जतें दी, पोजीशंस दी, हुकूमतें दी, हमको सब कुछ पाकिस्तान की वजह से है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सेकंड डॉक्टर साहब, लेकिन अगर इस वक्त के हालात देखे जाएं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, दीगर लोग, नेशनल असेंबली, जो ट्रायोका है पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट चीफ ऑफ द ISI, सदर मुमलिकत, उन सब जो ये मेमो गेट स्कैंडल आया है उसके बाद तो हालात बिल्कुल तब्दील और रुख आपकी पार्टी के कुछ लोगों की तरफ हो गया है। देखें, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ही ये मेमो की खबर आई तो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को थ्रू सम फ्रेंड्स मैंने ये एडवाइस करने की कोशिश की कि खुदारा इट्स नॉट वर्थ इट, फौरन छुट्टी कर देनी चाहिए और इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए। और अगर साबित हो जाए हक्कानी साहब पे कि उन्होंने ये अपने ईमा पे लिखा और नेशनल इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए जो अल्ताफ हुसैन ने लेटर लिखा था, ये इसी तरह की चीज है और पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी इससे। इसलिए मेहरबानी करके अगर ये साबित हो जाए कि लेटर उसने लिखा है तो उनको ट्रीजन में ट्राई किया जाए। और अगर ये डॉक्टर साहब ये साबित हो जाए कि किसी बिग बॉस के कहने पे लिखा है तो? जिससे भी, मेरा वालिद भी अगर इस तरह की चीज करता है, मेरा बेटा इस तरह की चीज करता है, मैं करता हूं, हम लोगों को हैंग कर देना चाहिए। पाकिस्तान को एक बटन बंद दबाने से नहीं मिला, पाकिस्तान किसी के करोड़ रुपए से खरीदा नहीं गया, पाकिस्तान लाखों जाने देके बनाया गया है और ये हमें अपनी जान और अपने खानदान की जान से ज्यादा अजीज होना चाहिए। एक हुकूमत नहीं, 100 हुकूमतें ऐसी उस पर कुर्बान कर देनी चाहिए, चाहे वो आपकी हुकूमत हो। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मैं तो ऊपर से उतरा हूं,
میں کہتا ہوں ایسی 100 عام حکومت قربان کر دے پاکستان کی خاطر. الطاف حسین نے جس نے پاکستان کی توڑنے کی بات کی، 4 مہینے سے چرچا ہے میں نے قرآن پاک پہ، کسی بھی ذمہ دار غیرت مند حکمران میں یہ طاقت نہیں کہ وہ مجھے میری اسٹیٹمنٹ کی انویسٹیگیٹ کرے. میں کرتا ہوں مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، مجھے پھر سے ایگزامن کیا جائے، انکوائری کی جائے. اگر میری اسٹیٹمنٹ جھوٹی ہے تو ٹریزن کا چارج مجھ پہ لگنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ایک ٹریزن میں ٹرائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر ساری پارٹی کے لیڈرز ٹریزن کے ایکٹ کے انڈر آ جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کی پارٹی کے ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر مملکت ہوں، الطاف حسین صاحب ہوں، کیونکہ سب پہ ایسی ایلیگیشنز لگ رہی ہیں. یہ بتائیے کہ جی نوئنگلی پاکستان کے توڑنے والے پہ اگر آپ اس کو اپنی گود میں بٹا کے حکومت کرا رہے ہیں تو آپ یو آر ان کنیون. لیکن ایک بات بتائیں نا ڈاکٹر صاحب، رحمان ملک اور برطانیہ سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ نہ انٹرپول سے کچھ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ اپنی بنیاد پہ کر رہے ہیں، سب غلط سلط ہے. آپ نے سن لی ہوں گی ان کی باتیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب اب واپس نہیں آتے. واپس نہیں آتا؟ رحمان ملک کے باپ کا پاکستان ہے. میرے باپ نے پاکستان بنایا تھا، میرے سندھی قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، سندھ اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا تھا 1940 میں. اس کے کوئی چوڑے چمار کے باپ نے بنایا ہے پاکستان. جب میں نہیں آؤں گا میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. آج لنڈن جہاں اس نے ایگزائل میں رہا اتنے سال، لوگ اس کو بتائیں گے کہ پاکستانیت کیا ہے. جتنی پاکستانیت میں نے لنڈن کے پاکستانیوں میں دیکھی ہے، مجھے شرم بھی آئی، افسوس بھی ہوا کہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں میں نہیں پائی جاتی، پاکستان میں نہیں پائی جاتی. مجھے افسوس ہے اس چیز کا. میں رحمان ملک کو unfortunately I can't find a proper word for him, appropriate word for him, کیونکہ جھوٹا اس کو بولنا جھوٹ کی توہین ہے. کیونکہ جھوٹ ورڈ انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حیوان کے لیے نہیں. یہ حیوان سے بھی بدتر چیز ہے. آپ رحمان ملک کی بات کرتے، میں تو یہاں اس سرزمین پہ بیٹھا ہوا یہ تقریریں کر رہا ہوں، اوپن فورمز پہ جو رپورٹ ہو رہی ہیں. میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ برٹش اتھارٹیز اینڈ برٹش گورنمنٹ دے آر ہاربرنگ اے ٹیررسٹ who is a bigger terrorist than Osama bin Laden, and Rahman Malik is in connivance with the terrorist. ٹیررسٹ کو بچا رہا ہے جی پولیس کمشنر جو ذمہ دار ہے ڈائریکٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ کے ایک کولیگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب آپ کی پارٹی کے آپ سے کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں. اور سر ذرا اس پہ بھی وضاحت کر دیجیے گا، آپ نے جس دوست کا سہارا لے کے اتنی بڑی بات کی، آپ نے کہا میرے ساتھ پیر مظہر الحق بیٹھے تھے، بلکہ میرے ساتھ یہاں پہ سینیٹر ہارون صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہارون اختر صاحب اور اقبال ظفر جھگڑا صاحب بھی آپ کی گفتگو سب بڑے شوق سے سن رہے ہیں. مجھے خالی اتنا بتا دیجیے، پیر مظہر الحق صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک ایکسکلوسیو انٹرویو میں کہا ہے کہ میں قرآن تو نہیں اٹھاتا، لیکن میں واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے وہ بات جھوٹ کی ہے الطاف حسین کے بارے میں. یہ پیر مظہر الحق نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہی. میں نے پیر مظہر کی پریس کانفرنس سے 1 ہفتہ پہلے ایک ڈسکلوزر کیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ پیر مظہر کی ڈیل چل رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ والوں سے. متحدہ قومی موومنٹ اس کو پیسے بھی آفر کر رہی ہے اور سپورٹ بھی آفر کر رہی ہے، میک ہم چیف منسٹر آف سندھ. تو اب پیر مظہر سے یہ پوچھا کرتے کہ وہ کتنے میں بکا ہے. اس نے اپنا زمین، اپنا مذہب، اپنا پاکستان کتنے میں بیچا ہے. وہ ایک بکاؤ مال ہے، وہ بک گیا ہے. میں اس بکاؤ مال کو ایکسپوز کروں گا. میرے پاس کم از کم 4 انڈیپینڈنٹ انڈیویجولز ہیں جو قرآن پاک اٹھا کے آ کے قسم کھا کے یہ قرآن سے ڈرتا ہے یا قرآن کو اس نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اس قابل نہیں سمجھتا. کیا قرآن شریف ایسی چیز ہے جو اس کے ہاتھ میلے ہو جائیں گے اٹھانے سے؟ جب یہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے قرآن شریف اٹھا سکتا ہے، اس کی بچی جو میری بیٹیوں کی طرح ہے وہ ٹکٹ لینے کے لیے قرآن پاک اٹھا سکتی ہے کیمرہ کے سامنے، تو یہ ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے قرآن پاک اٹھا کے کیوں نہیں یقین. درانی صاحب آپ کے کولیگ آن لائن ہیں اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کولیشن مجھے نہیں لگتا بچے گی.